स्लाइड शो हुआ? ठीक है, जब ना हो तो बता देना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग ने सुप्रीम लेजिस्लेशन देखा, सबऑर्डिनेट देखा। जो भी लेजिस्लेशन विच इज मेड बाय अदर देन द लेजिस्लेचर, वो सारे कौन से होते हैं? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में थोड़ा डिफरेंस देखा। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन की पावर किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था दैट इज कॉजेज ऑफ इट्स ग्रोथ, ठीक। उसमें ये 3 केसेस मैंने लिखवाए थे आपको, जो उस दिन बोला था। बट ये अभी डिस्कस नहीं किए हैं, इनको हम आगे करवाएंगे जब हम डेलिकेटेड लेजिस्लेशन के कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज डिस्कस करेंगे, ठीक। तब इन तीनों को भी हम लोग रिकंसिडर करके फिर से देखेंगे ये हैं क्या। और फिर हम लोगों ने देखा था डिसएडवांटेजेस, कि भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको इग्नोर करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं इन तरह के डेलिकेटेड लेजिस्लेशंस में, क्योंकि दे आर नॉट आंसरेबल टू द सिटीजन्स, ठीक है। उसमें डिबेट का जो प्रोसेस होता है वो भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर मे भी हो सकता है उसको भी इग्नोर कर दिया जाए, ठीक। तो जो रूल्स रेगुलेशंस हैं मे बी जो है वो बायस तरीके से बनाए जा सकते हैं अगेंस्ट द लोकल पीपल, ठीक। टू मच टेक्निकलिटी हो सकती है तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है लेमैन के लिए इसको समझना भी। सब डेलीगेशन का रिस्क होता है। सब डेलीगेशन का रिस्क क्यों होता है? कि जो पावर डेलीगेट करके दी गई है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, हो सकता है उनके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो और वो अपना काम क्या करें, फर्दर डेलीगेट कर दें। चाहे हो सकता है कि वो सारे जो पावर्स हैं उनको फर्दर डेलीगेट करने के शायद वो इनेबलिंग एक्ट में मेंशन नहीं है, फिर भी वो अपने जो पावर्स का क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक्स्ट्रा या फिर आप कह लो अल्ट्रा वायर्स तरीके से वर्क कर सकते हैं। सब डेलीगेशन का जब तक आपको पावर नहीं तब तक आप सब डेलीगेट नहीं कर सकते अपने वर्क को, ठीक है। तो यहाँ पे मिसयूज हो सकता है। एट द सेम टाइम जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसको नेसेसरी इविल बताया गया है, वो है भी बहुत जरूरी, जैसे कि हमने इंग्लैंड वगैरह यूएसए में देखा। इसको ग्रोथ का एक रीजन बताया गया है, वरना चीजें क्या हो जाएंगी, वहीं पे स्टेबल हो जाएंगी, चीजें मूव नहीं करेंगी, अच्छे मैनर में वर्क नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा है। तो हर डिपार्टमेंट में आप ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी भी है, एट द सेम टाइम इट इज इविल, बिकॉज इसका मिसयूज होने का डर बहुत है। तो हमने नेचुरल जस्टिस पढ़ा है कि कितने सारे ऐसे जजमेंट्स थे विच वाज डिक्लेयर्ड वाइड बाय द जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी के थ्रू इसको वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि बायस तरीके से डिसीजंस लिए गए थे बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशंस देख लिया था, टाइटल बेस्ड, डिस्क्रिशन बेस्ड, जो कंडीशनल एंड कंटीजेंट, डिपेंड अपॉन द कंडीशन। जब वो पर्टिकुलर कंडीशन अराइज हो जाती है तब उस कंडीशंस में वो पर्टिकुलर एक्ट को इन्फोर्स कर दिया जाता है, ठीक है। जो पर्पस बेस्ड है वो डिसाइड करेंगे एग्जीक्यूटिव कब उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस कितने टेरिटरी में करना है, किस पर्टिकुलर टेरिटरी में उसको नहीं करना है। अथॉरिटी बेस्ड में क्या था, सब डेलीगेशन, जब इनको पावर दी गई है बाय द पेरेंट एनेबलिंग एक्ट, तब इनके पास पावर है कि ये अपनी पावर्स को सब डेलीगेट कर दें, कि फर्दर और अच्छे से काम हो सके, ठीक है, जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। फिर हमने देखा टाइप्स, टाइप्स के अंदर हमने पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पे लिमिट्स आपकी डिफाइन है कि आपको इतने वर्क करना है, तो वहाँ पे पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव टाइप का लेजिस्लेशन आ जाता है। जहाँ नेगेटिव, जहाँ सीधे सीधे आपको डिफाइन किया गया है भाई आपको ये वर्क नहीं करना है, देन ऑल ये सारी चीजें कहाँ जाती है, निगेटिव डेलीगेशंस में। उसके बाद एक्सेप्शनल्स में बहुत सारी चीजें, इनकम टैक्स से रिलेटेड कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ इम्पोज टैक्स इम्पोज नहीं कर सकते, वो सारे एक्सेप्शंस मेंशन है। उसके बाद हेनरी एट क्लॉज, जो एक तरीके से पावर दे देता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कि यू कैन मेक अमेंडमेंट्स इन द पेरेंट एक्ट, ठीक है। उसके बाद डेलिकेटेड लेजिस्लेशन एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू, कुछ ऐसी जगह जहां पर एक्सक्लूड कर दिया जुडिशियल रिव्यू को, जो भी लेजिस्लेशन विच विल बी मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाय लॉज, तो इनको क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया कि आप फ्री हो बनाने के लिए, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस टाइप के डेलिकेटेड लेजिस्लेशन देखे गए हैं। तो ये हमारे 4 टाइप्स के डेलिकेटेड लेजिस्लेशन हो गए, ओके। सब डेलीगेशंस हमने क्या कहा था, व्हेन स्टैट्यूट, स्टैट्यूट में ही लिखा हुआ है, ठीक है, confers some legislative powers
टू एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एंड इफ सच एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिसको हमने पावर ट्रांसफर किए थे, वो क्या कर रहा है, फर्दर डेलीगेट कर रहा है उन पावर्स को टू अनदर सबऑर्डिनेट अथॉरिटी और एजेंसी को, इट इज कॉल्ड एज सब डेलीगेशन। ठीक है, उसका रीजन यही था कि ओवरलोड हो जाता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे, उनके पास टाइम नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस करने के लिए, इसलिए वो सब डेलीगेट कर देते हैं। ठीक है, वॉइस आ रही है? जब ना आए और स्लाइड शो ना हो आप लोग बता देना, ठीक है। सर की क्लास हुई थी? हेलो। अब मेरी क्लास तुम लोग की इसी टाइम से होगी, ठीक है, 12 बजे से ही होगी। हाँ, ये जो पीडीएफ है, वो सॉरी ये पीपीटी है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक। तो आपके पास ये रहेगी, तो आपको इसी से रिलेटेड और केस लॉस और फर्दर कमेंट्री आप इसी से रिलेटेड पढ़ोगे, ठीक है। देख लेना। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ डेलिकेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, अब तीन तरीके के कंट्रोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है प्रोसीजरल कंट्रोल। ठीक। और सेकंड टाइप जो है वो होता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल, एंड थर्ड इज जुडिशियल कंट्रोल। तो फर्स्ट है प्रोसीजर कंट्रोल। कोई आइडिया किसी को इसके बारे में, किसी ने पढ़ा है पहले से? प्रोसीजरल कंट्रोल। नहीं, जो देखो जैसे कुछ आपको नहीं समझ आया करे तो जो वर्ड्स हैं उनसे आइडिया लगाने की कोशिश किया करिए, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप देखोगे कि एक्ट फॉर्म हो गया, कोई भी पेरेंट एक्ट बना दिया गया लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक। और हमने दो तरीके की चीजें पढ़ ली, इनेबलिंग एक्ट पढ़ लिए जहां से पावर ड्राइव्स होती है। हाँ, बताइए। हाँ बताइए, अविनाश कौन बोल रहा था? वॉइस नहीं आ रही है आपकी। अब यहाँ पे क्या हुआ? हाँ बताओ। हम्म। नहीं, अभी आ रही है, अब बोलो आप। और कोई बताएगा? दीक्षा कौन कौन है आज? दीक्षा शुक्ला नहीं है। दीक्षा, ईशानी। कोई और बताओ तब तक। प्रोसीजर की यहाँ पे बात हो रही है, प्रोसीजरल कंट्रोल। स्टार्टिंग है किसी भी चीज को, रूल्स रेगुलेशन बाय लॉज को बनाने के पहले। यस, अविनाश बताइए, क्या बोल रहे थे? हेलो। हाँ बताइए, क्या कह रहे थे?
हुँ, और इनेबलिंग एक्ट से इनेबलिंग एक्ट के अंदर ही पावर्स होते हैं ना ड्राइव, जहाँ से मिलते हैं कि आपको कितना डेलीकेट करना है, किस हद तक करना है ना? अच्छा, तो कहीं न कहीं चीज़ें वही हैं, जब आप कंट्रोल बोल रहे हो ना, तो मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए, चेक रखने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 24 घंटे क्या करे, इन सब के ऊपर चेक रख सके, ठीक है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपनी पावर्स को डेलीकेट कर दिया है, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के अंदर, ठीक है? अब इन लोगों की ड्यूटी बनती है कि इनको जो काम दिया गया है, इनको जो पावर्स दिए गए हैं, वो क्या करें, बायस तरीके से ना करके उनको जेन्युइन वे में जो लोकल सिटीजन्स हैं, उन तक पहुँचाया जा सके, ठीक है? तो यहाँ पे हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ कौन-कौन सी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम्पल्स हमने पढ़े थे। आज कौन बताएगा? दीक्षा बताएगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एग्ज़ाम्पल्स पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के। दीक्षा बताओ, और कौन था क्लास में उस टाइम? सुशील? एग्ज़ाम्पल्स जो हमने पढ़े थे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ के। सीबीएसई, आईसीएसई जो बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल्स हैं। एनसीईआरटी, ठीक है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, जो भी ये स्मॉल-स्मॉल डिपार्टमेंट्स हैं, बड़े कह लो आप, इनकी एक बॉडी होती है। इनको क्या पर्टिकुलर वर्क असाइन कर दिया जाता है, ठीक है? कि आप गवर्नमेंट क्या है, हर सेक्टर में जाके वर्क नहीं कर सकते। तो इन सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को, डिपार्टमेंट्स को काम असाइन कर दिया जाता है। उनके फर्दर सब डेलीगेशंस हो जाता है। अब इनका काम क्या है? रूल्स, बाय लॉज़ ये सब चीज़ें बनाना, ठीक है? एक्ट क्या है? पेरेंट एक्ट किसने फॉर्म करके दे दिया आपको? लेजिस्लेचर के थ्रू फॉर्म हो गया। ठीक, तो मेन पर्पस क्या है प्रोसीजर कंट्रोल का, कि जो अपना पार्लियामेंट है उसके पास क्या है, इतना टाइम नहीं है कि वो इफेक्टिव कंट्रोल मैनेज कर पाए, ठीक है? तो क्या करता है वो, सर्टेन जो प्रोसीजर सेफगार्ड्स हैं वो प्रोवाइडेड है कि उनके अकॉर्डिंग एक तरीके से कांस्टेंट वॉच रखने के लिए, ठीक है, नजर रखने के लिए इन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज पर, इन सारे अथॉरिटीज पे ये प्रोसीजर कंट्रोल एक मैकेनिज्म है, ठीक है? तीन मैकेनिज्म में से एक मैकेनिज्म प्रोसीजर कंट्रोल है, जो कह लो फर्स्ट फॉरमोस्ट मैकेनिज्म हो गया, ठीक है? इसमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको, मैंने तो ये स्लाइड में सिर्फ आपको जो लिंक, एक तरीके से कह सकते हो, डिटेल्स बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं है, बट कहाँ-कहाँ आपको बुक से पढ़ना है, क्योंकि जो हम समझा रहे हैं वो आप बुक में देखिएगा, उसके बाद आपको समझ आएगा, ठीक है? इसमें हम पूरा नोट्स तो लिख नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सिर्फ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, पर ये चीज़ें आपको कंसिडर करनी होंगी अपने आंसर्स में, ठीक? तो जो चीज़ें प्रोसीजर कंट्रोल के अंदर इफ़ेक्टिव हैं, जो आपको देखना पड़ेगा, वो ये है कि जो डेलिकेटेड लेजिस्लेशन है, वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, ठीक है? जिसको आप पावर डेलीकेट कर रहे हो, प्रोसीजर कंट्रोल के कुछ ये 4-5 स्टेप्स हैं, ठीक है? जो आपको यहाँ पे देखने हैं, व्हाइल डेलीकेटिंग द पावर्स, किसको देखने हैं? लेजिस्लेचर को, ठीक है? जहाँ ना समझ में आए वहाँ पे बोल देना। तो पहला ये है कि जो अथॉरिटी है, जो एक्सरसाइज कर रही है पावर्स, उसको ये देखना है कि जो उसको आप दे रहे हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ठीक है? और आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ठीक? जिसको आप एक कह सकते हो पर्टिकुलर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो आइडेंटिफिएबल है, ठीक है? और एट द सेम टाइम ट्रस्टवर्दी है, जिसको आप काम सौंप रहे हो, ठीक? उसके बाद जो लिमिट्स हैं, कह लो कि आप जो इनेबलिंग एक्ट में जो लिमिट्स हैं होंगी, वो प्रॉपर्ली मेंशन होनी चाहिए। अब लिमिट्स कहाँ पे आ गई? पॉजिटिव, जो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर, एक पॉजिटिव थी, एक नेगेटिव थी, याद है सबको? ठीक है? तो पॉजिटिव के अंदर क्या थी? आपको पर्टिकुलर लिमिट्स दे दी गई, ये इस सेक्टर में आपको वर्क करना है। नेगेटिव के अंदर आपको दे दी गई कि इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को आपको छूना नहीं है। ठीक है? तो आपकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिमिट्स क्या हो गई? यहाँ पे डिफाइन हो गई। उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है? तो आपके एक्ट के अंदर, इनेबलिंग एक्ट के अंदर आपको मेंशन है कि ये आपकी लिमिट्स है,
अंडर दीज लिमिट्स यू हैव टू फंक्शन। ठीक, उसके बाद जहां पे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं उस समय आपको किसी से कंसल्ट करना है। जो ये दो मेथड्स लिखे हैं, वन इज कंसल्टेशन एंड सेकेंड इज पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए वर्क करना है। अगर ये सारी चीजें आपकी मेंशन दी गई हैं, और ये कहीं ना कहीं 99% हर स्टेट्यूट में मेंशन होती है कि वाइल मेकिंग रूल्स एंड बायलॉज आपको ये दोनों कंडीशन को क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है। ठीक है, अब ये जो कंसल्टेशन है और पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशंस है, ये सारी चीजें सिर्फ इंडियन ही प्रोस्पेक्ट से नहीं है, यूएसए, इंग्लैंड, ये सारी जो फॉरेन कंट्रीज और भी कंट्रीज हैं, इन सब में ये एप्लीकेबल होती हैं जब हम एक्ट की बात करते हैं, किसी भी लॉ को हम पास करते हैं। ठीक, इतना समझ आया? हेलो? ठीक है, नया समझ में आया तो वहीं पर आप बोलना। ठीक, अभी तो स्टार्ट हुआ है, केस लॉस के साथ आपको समझ आएगा। ठीक, उसके बाद ये दो चीजें हो गई, पहला हो गया कंसल्टेशन एंड सेकेंड इज पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। ये जो वर्ड्स हैं ये सबको पता है इसकी मीनिंग क्या है, जो इसकी मीनिंग निकल के आ रही है वही इसका एप्लीकेशन भी वैसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि जो इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हो रहा है, कंसल्टेशन अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम वो जो तीन चार पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमने देखा, जो इंटरेस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड, इट शुड बी कंसल्टेड। कंसल्ट करना है आपको, किससे? जो टेक्नीशियंस बैठे हैं, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं उनसे। ठीक है, जो रूल्स आप बना रहे हो वो ऐसे होने चाहिए कि उसकी पब्लिसिटी आपने कर दी हो। ये नहीं हो कि जो नॉर्मल पर्सन है या फिर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या है, अननोन हो उससे। ठीक है, लॉ को क्या करना होता है, आपको जगह जगह लेमैन तक पहुंचाना होता है, मेन पर्पस ये होता है। ठीक है, पब्लिकेशन और पब्लिसिटी का। तो वो सारी चीजें क्या करनी है आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एट द सेम टाइम जो भी रूल्स एंड बायलॉज बनाए जाएं, वो क्या हो, उनके अंदर ये रिवोकेशन या अमेंडमेंट का जो एक कह सकते हो प्रोसीजर होना चाहिए। ठीक है, अमेंडमेंट या फिर आप कह लो रिवोकेशन का। जैसे कि हमने देखा, एक टाइप है ऐसा जो लास्ट में हमने फोर्थ टाइप पढ़ा था कि एक्सक्लूडिंग जुडिशियल रिव्यू। इसमें क्या है, इनके ऊपर चेक नहीं होता है। ठीक है, जहां मेंशन है पेरेंट एक्ट में कि भाई इनके ऊपर कुछ ऐसे रूल्स एंड बायलॉज ऐसे हैं जो बनाए जाएंगे, उनके ऊपर जुडिशरी का चेक नहीं होगा, उनको छोड़कर जो एक कह सकते हो मेजोरिटी जो ऐसे रूल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, चेक होता है। अगर चेक रखा गया, अल्ट्रावाइज डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसमें क्या हो गया, ऑलमोस्ट आपने अमेंडमेंट ला दिया है, नए रूल्स बनाए जाएंगे, उसको अमेंड किया जाएगा, उसको रिवोक किया जाएगा। ठीक है, पुराने चीजों को, रूल्स एंड लॉज को। तो ये कुछ चीजें हैं जो 4-5 पॉइंट्स हैं, वो प्रोसीजर कंट्रोल को एक तरीके से वर्क करने में जो मेन कह सकते हो आप, इन पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है जब आप प्रोसीजर कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, फिर आ गया अब डिटेल हम जो पढ़ने वाले हैं, जो अभी तक हमने 3-4 पॉइंट्स में पढ़ा कि भाई अमेंडमेंट होना चाहिए, जो आप जिसको आप दे रहे हो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, नोन पर्सन होना चाहिए, किसी भी ऐसे अरे गैरो छोटे अथॉरिटी को आप ये डेलीगेट नहीं कर सकते अपनी पावर्स को। आपको लिमिट्स जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वो आपको डिफाइन करनी है क्लियरली कि ये आपको पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये करना है, आपको ये नहीं करना है। जहाँ पे इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है वहां पे आपको कंसल्ट करना है। जहाँ पे रूल्स आपके ऐसे होने चाहिए कि इट इज नोन टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, अब आ जाते हैं टू चेक द प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स, देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके हैं चेक करने के। ठीक है, अब जहाँ पे आपके एक्ट में ये मेंशन हो गया है कि आपको कंसल्ट करना है, कंसल्ट कब करोगे, जब इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हो। आपने कुछ ऐसे रूल्स बायलॉज रेगुलेशंस पास किए जिससे उस पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है वहां के लोगों के या आसपास के एरियाज के जिससे रिलेटेड ये एक्ट आपने बनाया है, वहां के लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस डिपार्टमेंट के लिए लॉज बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, बाय लॉज बना रहे हैं, उनके सामने वो पूरी फाइल क्या हो रखी जाए। समझ आया? ठीक है, उस गवर्नमेंट अथॉरिटी के सामने, डिपार्टमेंट जो है उसके सामने क्या हो, वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखी जाए। एट द सेम टाइम क्या होगा,
उनके थ्रू ऑब्जेक्शंस सामने आ सकते हैं। जो आपने अभी देखा कि ड्रॉबैक भी था कि यहाँ पे क्या है, डिबेट नहीं हो सकती या फिर लेस डिबेट होती है, ठीक है? वो सारी चीज़ें अब आपको धीमे-धीमे सामने आएँगी, ठीक? तो कंसल्ट करने का मेन प्रोसेस यही है, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में तो ले जाना नहीं है फिर से अमेंडमेंट के लिए, ठीक है? इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशन को डायरेक्टली जिस डिपार्टमेंट के लिए आप बना रहे हो उसके सामने आपको पेश करना है। अगर वहाँ के लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है। हमने ये पहले भी एक जो केस लॉस थे नेचुरल जस्टिस में, वो हमने देखे थे कि नेशनलाइज़ेशन ऑफ बसेस का हमने केस पढ़ा था, याद है? जो कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कौन-कौन थे? सुशील, ये दीक्षा वगैरह, नेशनलाइज़ेशन, ठीक है? उसमें क्या हुआ था, बसेस को, जो प्राइवेट बसेस थी, उनको बंद करने का ऑर्डर्स दे दिए गए थे। ठीक है? तो प्राइवेट बसेस के जो ओनर्स थे और जो उनका डिपार्टमेंट था, एसोसिएशन था, उन्होंने क्या किया, इसको चैलेंज कर दिया था कि हमारे सामने एक भी बार हमको हियरिंग का मौका नहीं दिया गया। जो नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं कर किया गया। हमको नहीं बताया गया कि ऐसे एज़ सच कोई रूल्स आने वाले हैं। और हमारी जो इतनी सारी इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं, बहुत सारी बसेस जो क्या है, आप ले लेते हो इंस्टॉलमेंट्स पे, ठीक है? बहुत सारे कर्ज़ हैं, जो जो अभी तक ओनर्स के चुके नहीं हैं। तो अगर आप बसेस सर्विसेज़ बंद कर दोगे, प्राइवेट बसेस, सिर्फ़ उन्होंने कहा था गवर्नमेंट बसेस चलेंगी, ठीक है? तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और एट द सेम टाइम उनको क्या हुआ, वन साइडेड डिसीजन दे दिया गया था कि डायरेक्टली बंद कर दी जाएँगी। तो ये चैलेंज कर दिया गया प्राइवेट बसेस के एसोसिएशन में, ठीक है? इसको क्या हुआ, जुडिशरी ने अल्ट्रा वाइज डिक्लेयर करके इनको ये जो जजमेंट था इसका, उसको वॉइड कंसिडर कर दिया गया, ठीक है? तो किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जब आप बात कर रहे हो, तो उसमें जो आपके रूल्स एंड बाय-लॉज़ हैं, कोई भी अथॉरिटी बना रही है, तो उसको सबके सामने आपको रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जब आपका ये चीज़ें मेंशन है आपके पेरेंट एक्ट में, ठीक? तो यहाँ पे बात आ जाती है कंसल्टेशन की। कंसल्टेशन जब होगा, तब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस अराइज़ होंगे। आप जानोगे कितने लोग इसके फ़ेवर में हैं, कितने लोग इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है? तब चीज़ों को सही से आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ठीक? बिना इसके क्या हो जाएगा, बायस तरीके से वर्क करोगे तो आगे कहीं न कहीं जाके इसको चैलेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? इसलिए पहला स्टेप यही है कि चीज़ों को फ़ोरमोस्ट तरीके से, सही तरीके से किया जाए, ठीक? यही सारी चीज़ें आपको इंग्लैंड के अंदर भी मिलेंगी, जहाँ पे ये बताया गया है, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू इश्यू efficient and workable measures for statutory instrument clearly make the practice of consultation necessary। तो जो एफिशिएंट, जैसे कि हमने पढ़ा, डेलीकेट लेजिस्लेशन को एक इफेक्टिव वे में माना गया है कि प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम इन्होंने ये माना है कि जो कंसल्टेशन, जो एक कह सकते हो प्रैक्टिस है, वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है? एक इम्पोर्टेंस रूल्स हैं व्हिच इज़ नीड टू बी फॉलोड विथआउट कंसल्टिंग द पर्टिकुलर सोसाइटी, या हो गई, या फिर डॉक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई लॉज बना रहे हो, तो मेडिकल एसोसिएशन से पूछे बिना, उनके सामने लाए बिना, ये एग्जांपल्स आप समझ लो, जैसे मैं डॉक्टर से रिलेटेड आपने कोई लॉज बनाया, ठीक है? उसमें रूल्स बाय लॉज आप डालने वाले हो, तो आपने उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से पूछा नहीं, टेक्निकलिटी पूछी नहीं, और आपने अपनी चीज़ों को रख दिया, तो ये आगे चल के क्या हो जाएगा, चैलेंज्ड हो जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको फॉरमोस्ट क्या करना है, कंसल्ट करना है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अथॉरिटी से, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट कोई लॉज़ बना रहे हैं, उन्होंने उस पर्टिकुलर एसोसिएशन से नहीं पूछा, ठीक है? एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ लॉज़ बन रहे हैं, उस कॉर्पोरेशन से नहीं आपने पूछा। हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो गया, और सॉलिसिटर से रिलेटेड हो गया, ये लॉयर से रिलेटेड हो गया, तो आपका कौन-सी लॉयर्स के लिए कौन-सी आती है एसोसिएशन? बताओ भाई? लॉयर्स के लिए कौन-सी कोई सोसाइटी वगैरह होगी, ये पता होगा आप लोग को? जहाँ लॉयर्स पहुँच जाते हैं जब उनकी राइट इन्फ्रिंज होती है। अविनाश, बताइए। सुशील, और कौन-कौन है? शिव,
हम्म। और ये क्रिकेट वगैरह के जो होते हैं एसोसिएशंस। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इनके से रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए आपको इनके सामने चीजों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना ये क्या होगा, फर्दर चैलेंज कर दिए जाएंगे। तो आपको क्या होगा, ओवरऑल डिले हो जाएगा चीजों में, स्मूथ फंक्शनिंग में। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसीजर कंट्रोल है। फॉरमोस्ट थिंग ये यही है कि आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है जो भी मेंशन है आपके एक्ट में। ठीक, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का भी यही सीन है। उन्होंने भी क्या किया है, शेयर हो रही स्क्रीन, स्क्रीन व्यू सबको आ रहा है? ठीक है, तो इन द यूनाइटेड स्टेट्स द प्रैक्टिस ऑफ प्रायर कंसल्टेशन इज वेरी मच कॉमन। यहाँ पर भी, यूएस में भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है ये प्रैक्टिस। द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट रिक्वायर्स द रूल मेकिंग अथॉरिटी टू कंसल्ट द इंटरेस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड। जिस जिस पर्सन का इंटरेस्ट, यहाँ पे जिस जिस लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट कर रहा है, ये बहुत जरूरी है कि उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के सामने उन सारी चीजों को रखा जाए। ठीक है, तो जो उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी क्या करने की, अपनी चीजों को बताने की, अपने व्यूज बताने की। और वो अपने क्या करेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके राइट्स अफेक्ट हो रहे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेक रखा जाएगा उनकी रूल्स एंड बाय लॉज पे। ठीक है, अब बात आ जाती है इंडिया की। इंडिया में भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भाई आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है जिस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में फॉलो होती हैं, उनके केस लॉज के थ्रू आप देखोगे। बट इंडिया में भी कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करवाते हैं हम लोग अपने जो थ्योरी पार्ट को, वो कहाँ से करते हैं हम लोग, केस लॉज से। ठीक है, तो जब आप केस लॉस पढ़ोगे, तो हम लोग नेचुरल जस्टिस में ही पढ़ा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी उनके कितने सारे जो जजमेंट्स थे वो वाइड डिक्लेयर हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया था और बायस तरीके से काम किया था। ठीक है, जो लॉस थे वो दे आर अननोन टू द कॉमन पर्सन। ठीक है, उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए थे, रूल्स रेगुलेशन डिस्कस नहीं किया था, कंसल्ट नहीं किया था। ठीक है, तो इंडिया में भी कुछ चीजें जो हमने 4-5 पॉइंट्स वेरी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़े थे प्रोसीजर कंट्रोल के, वही सारी चीजें यहाँ पे भी मेंशन है कि जो अथॉरिटी है उसको पब्लिश करना है जो रूल्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, तो रूल्स को क्या करना है, ये सेकंड पॉइंट अभी आ रहा है आपका, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन करना है। ठीक है, पब्लिकेशन इस तरीके से होना चाहिए जैसे कि अथॉरिटी चाहती है। जो अथॉरिटी है पब्लिश करने वाली, जैसे वो चाहे वैसे वो पब्लिश करवा सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आपको इस तरीके से इस जगह पे मेंशन करवाना है, तो आपको वहां करवाओगे नहीं, और आपने अगर वो चीजों को इन्फोर्सिबल कर दिया, उस पर्टिकुलर एक्ट को इन्फोर्स कर दिया और वो कंडीशन आपने उस पर्टिकुलर मैनर में फुलफिल नहीं की, तो आपका क्या यहाँ पे हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा पर्टिकुलर रूल्स। ठीक है, अल्ट्रा वाइड्स डिक्लेयर हो जाएगा। ये केस लॉस के थ्रू अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर उन्होंने बोला है कि आपको गैजेट में पब्लिश करना है और लोकल न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना है, ताकि जो सिटीजन्स हैं उन तक पहुंच सके, चीज़ों जो लॉज हैं वो पहुंच सके, और आपने वो नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको चैलेंज कर दिया जाएगा, वो पर्टिकुलर रूल्स एंड बाय लॉज आपको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज मेंशन है कि जो मैनर है अगर दिया गया है तो उसमें आप उस तरीके से करवाओगे, अगर नहीं दिया गया है तो जैसा कि अथॉरिटी को लगता है फिट, वो उस तरीके से करवा सकता है। ठीक है, देयर शेल बी पब्लिश्ड विद द ड्राफ्ट रूल्स एंड नोटिस स्पेसिफाइंग अ डेट। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था रेगुलेशन, जो टाइटल बेस्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें हमने एक रूल्स के साथ रेगुलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास क्या पावर होती है, इन्फोर्स डेट वगैरह डिसाइड करने की, इन्फोर्समेंट डेट किस तरीके से होगा, कितने एरिया में होगा, कौन सी टेरिटरी में होगा। ठीक है, कौन सी पर्टिकुलर जगह पे होगा, किस पे नहीं होगा, तो ये सारी चीजें असाइन करते हैं ये लोग। ठीक, देयर शैल बी पब्लिश विद द ड्राफ्ट रूल्स एंड नोटिस स्पेसिफाइंग a date on or after which the draft will be taken into consideration। किस समय से ये लागू हो जाएगा,
फिर क्या है, द अथॉरिटी शेल टेक इनटू कंसिडरेशन एनी ऑब्जेक्शन और सजेशन विच मे बी रिसीव्ड बाय इट while finalizing the rules। अब ये बात आ गई यहाँ पे एक नई, कि भाई आपने टेबल, जब आप ये पढ़ोगे, पार्लियामेंट्री कंट्रोल पढ़ोगे, तो आप पढ़ोगे कि आपके टेबल के सामने रख दिया गया है पेपर। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब अथॉरिटी ने आपके सामने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने जा रही है वो रख दिए गए हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के सामने, अब क्या होगा, वहां से आपके जो व्यूज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और इस तरीके के कोई भी सजेशंस अगर आपके सामने आते हैं तो इनको क्या करना है, अगर वो सही है, ठीक है, फॉर द बेटरमेंट है, उससे लोगों के जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, और कुछ चीजें आपको ऐसी करनी है जो आपने जो रूल्स बनाए हैं उससे बेटर चीजें वो स्पेसिफाई करवा रहे हैं, आपको सजेशंस दे रहे हैं, तो आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए किसका, रिवोकेशन एंड अमेंडमेंट का, कि आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अमेंडमेंट लाके उन सजेशन को कंसिडर करो। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? ठीक है, तो आपके पास आ, आपको रिवोकेशन करना है अपनी चीजों, मतलब ठीक है, और अमेंडमेंट करना है अगर कुछ सजेशंस ऐसे आ रहे हैं जो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हैं, ठीक है, जिनके इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, तो इन सब डिपार्टमेंट के सामने जब आप लेके आओगे उनसे ही रिलेटेड चीजें जो उनको अफेक्ट करने वाली हैं, अगर उनके सजेशन अच्छे लग रहे हैं तो आपको यहाँ पे उनको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे केस लॉज स्टार्ट हो जाते हैं इन सपोर्ट ऑफ दिस टू पॉइंट्स, दैट इज कंसल्टेशन एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन। ठीक है, बनवारी लाल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एआईआर 1961, ये कुछ केस लॉज हैं। पीवी शिवराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1959 सुप्रीम कोर्ट। राजा बुलंद शुगर को वर्सेस रामपुर म्यूनिसिपैलिटी AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट। इनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ये हैं क्या केसेस, ये सारे केसेस कंसल्टेशन एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला केस लो हम देख लेते हैं, बनवारी लाल वर्सेस अग्रवाल। आपको अपने बुक्स में, अलग अलग बुक्स में और भी केसेस मिलेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी केसेस लिख सकते हो जो आपको समझ आ रहा है, बट अपने आंसर्स को केसेस के साथ आपको सपोर्ट करवाना है। ठीक है, बिना केसेस के साथ आपको मार्क्स वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। एलएलएम में आपको सपोर्ट करनी है चीजों को, ठीक है, थ्रू केस लॉस। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बनवारी लाल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 59 ऑफ द माइंस एक्ट, एक माइंस एक्ट है जिसका सेक्शन 59 है, जो रिक्वायर करता है, मतलब एक्सपेक्टेशंस रखता है क्या करने की, जो ड्राफ्ट है रेगुलेशन ऑफ माइनिंग बोर्ड, जो ड्राफ्ट आपने पेश किया है, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपने बनाए हैं रेगुलेशंस, उनको क्या करना है आपको, माइनिंग जो बोर्ड है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माइनिंग एक्ट, माइंस एक्ट की बात हो रही है, और किसको गवर्न कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर जो एक अथॉरिटी होगा या डिपार्टमेंट होगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे रूल्स बनने की बात आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनेबलिंग एक्ट है उसमें मेंशन था भाई, कि आपको जो बोर्ड है उनके सामने इन पर्टिकुलर रेगुलेशंस को, आप कुछ भी बनाते हो उनको क्या करना है, आपको रखना है कंसल्टेशन के लिए बिफोर द माइनिंग बोर्ड। ठीक है, ये क्या था, मैंडेटरी था। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी रेगुलेशन रूल्स आपने बनाए होंगे उनको क्या किया जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। और इन्होंने क्या किया इस केस में, इन्होंने नहीं रखा, जो पर्टिकुलर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए उस पर्टिकुलर बोर्ड के सामने नहीं रखे, जिससे उनकी जो राइट्स थी, पर्सनल इंटरेस्ट थी, वो इन्फ्रिंज हो रहे थे, उनको रखना चाहिए था। उसके बाद क्या आती, रिकमेंडेशन आती, जब बोर्ड साइड से चीजें ठीक होती, जब कंफर्म हो जाती चीजें, तब इनको क्या करना चाहिए था। हेलो, वॉइस आ रहा है आपको? नेटवर्क नेटवर्क इशू हो गया है। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे उन जो कंडीशंस थी जो आपके एक्ट में मेंशन थी, ठीक है, वो इन्होंने फुलफिल नहीं की।
और उस पर्टिकुलर बोर्ड के सामने रेगुलेशंस जो बनाए गए उनको नहीं रखा गया, ठीक है, जो कि मैंडेटरी थे रखना। तो ये उसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो माइनिंग बोर्ड इन ऑर्डर टू कंसल्ट देम इज मैंडेटरी एंड रेगुलेशन मेड इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस रिक्वायरमेंट वुड बी इनवैलिड, उन सबको इनवैलिड घोषित कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से जो भी ये केस लॉज हैं वो स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स एक्ट से रिलेटेड है, जिनके सामने जो कंडीशंस थी उनको फुलफिल करनी थी वो उन्होंने नहीं की। अगर पर्टिकुलर मैनर में करनी थी, जैसे यहाँ पे आ गया मैंडेटरी है, ठीक है, ये आपकी डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि आप रखोगे, आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो नहीं रखो, ये आपके एक्ट में मेंशन है, आपको रखना ही रखना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नहीं रखा, इसलिए उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो अपना सेकंड केस है पीवी शिवराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआईआर 1959 सुप्रीम कोर्ट, इसमें जो छोटा सा जजमेंट दिया गया है वो ये है, इट इज ओनली कंसल्टेशन विच इज नेसेसरी, द रूल मेकिंग अथॉरिटी इज नॉट बाउंड टू अबाइड बाय द रिकमेंडेशन मेड। अब यहाँ पे एक नेगेटिव अप्रोच आ गई, आप देख रहे हो, पहले वाले जो जजमेंट में बनवारी लाल में ये बोला गया है कि जो मैंडेटरी चीजें हैं वो आपको रखनी ही रखनी है, आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, अगर आपने नहीं रखी तो वो पर्टिकुलर डिसीजन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट केस लॉ आया पीवी शिवराजन वर्सेस वाला, उसमें ये बोला गया है कि भाई जो कंसल्टेशन का है, जैसे कि क्या होता है, प्रेसिडेंट किससे कंसल्ट कर लेता है, बताओ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये पढ़ा होगा, ठीक है, और उसको बाउंड होता है, नहीं होता बाउंड। ठीक है, आप कंसल्ट तो कर सकते हो पर यू आर नॉट बाउंड टू टेक देयर एडवाइस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप पढ़ोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने इस जजमेंट में दिया है पीवी शिवराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि भाई सिर्फ कंसल्टेशन की बात आती है तो ये जरूरी नहीं है कि जो रूल मेकिंग अथॉरिटी है वो बाउंड हो बाय द रिकमेंडेशंस जो भी वो डिपार्टमेंट बता रहा है। ठीक है, टू मेड इट बाय द कंसर्न इंटरेस्ट, तो जरूरी नहीं है कि वो उसको लेकर ही आए, चेंज करें। ठीक, तो शायद यहाँ पे आप देख लोगे कि कुछ ऐसी डेलिकेटेड लेजिस्लेशन विच एक्सक्लूड जुडिशियल रिव्यू कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे रिव्यू तो हो रहा है बट यहाँ पे सीधे सीधे जजमेंट दे दिया गया है कि जरूरी नहीं है कि उनको रिकमेंडेशंस को आप फॉलो करो। ठीक है, तो ये दो केसेस ऑपोजिट व्यूज के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट केस है वो है आपका राजा बुलंद शुगर को कॉर्पोरेशन वर्सेस रामपुर म्युनिसिपैलिटी एआईआर 1965 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसमें क्या है, a statutory requirement for the municipality to publish the draft rules imposing tax। अब यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी की बात आ गई, टू पब्लिश, इनको क्या करना था, पब्लिश करना था सम ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स। ये क्या कुछ नए प्रोविजंस लेके आ रहे होंगे टैक्स से रिलेटेड, जो इनको जो लोकल सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, उन पे इम्पोज करने के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, imposing tax on the resident of municipality in order to consult them has been held to be mandatory। अब यहाँ पे जो चीजें थी, जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, जो म्युनिसिपैलिटी को बनाने थे, वो जो पर्टिकुलर रेसिडेंट्स के लोग हैं उनके सामने रखा जाना यहाँ पे मैंडेटरी था अकॉर्डिंग टू द laws। ठीक है, but because the purpose of such publication obviously is to further to democratic process and to provide a reasonable opportunity of being heard to those who are likely to be affected। पर यहाँ पे क्या हुआ, जो जो ये आपका कह लो म्युनिसिपैलिटी ने क्या किया, यहाँ पे मैंडेटरी था कि भाई आपको सिटीजन्स जो रेसिडेंट्स हैं उनके सामने रखना था, और यहाँ पे इसलिए रखना था क्योंकि उनकी जो राइट्स हैं, जो हमने देखा जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट हो रहे थे। यहाँ पे अफेक्ट किसके हो रहे थे, इम्पोज टैक्स कर रहे हो आप, किस पे कर रहे हो, रेसिडेंट्स पे कर रहे हो, जहाँ पे लोकलाइट्स हो रह रहे हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बन जाती है कि भाई आपको उनसे कंसल्ट करना है, उनके सामने आपने रूल्स बाय लॉज जो भी आप लेके आने वाले हो, चेंजेस कर रहे हो, वो आपको उनके सामने रखना है।
मैंडेटरी था। इन दिस केस द स्टेट्यूट रिक्वायर्ड प्री पब्लिकेशन ऑफ रेजोल्यूशंस passed by the municipality in a newspaper published in हिंदी। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे जो क्लॉजेस डाले गए थे उसमें ये था कि भाई आपको क्या करना है, प्री पब्लिकेशन करना है। आपने जो अपने स्टेट्यूट में जो चीजें डाली हैं, जो आप रूल्स लेके आने वाले हो, जो इम्पोज टैक्स करने वाले हो रेसिडेंट्स पे, उसको आप प्री पब्लिश करोगे। कहाँ पे करोगे? हिंदी न्यूज़पेपर में। अब यहाँ पे जो चीज आ रही है हिंदी न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर में। ठीक है, आपने अगर नहीं किया तो यहाँ पे क्या किया कहा जाएगा कि आपने उसकी पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशंस नहीं किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, द म्युनिसिपैलिटी पब्लिश द रेजोल्यूशन। म्युनिसिपैलिटी ने रेजोल्यूशन को पब्लिश करवाया। कहाँ पे पब्लिश करवाया? उर्दू न्यूज़पेपर में। इतनी बात समझ आई? ठीक है, सबको आ रही है? आंसर्स नहीं आ रहे आप? ठीक है, यहाँ पे बात की आपको हिंदी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने की, आपने उसको करवाया उर्दू न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब देखते हैं जो डिसीजन है वो क्या आता है। उसमें क्या किया गया, इट वॉज कंटेंडेड the requirement of its publication has not been fulfilled as the prescribed mode of publication has not been compiled with। ये लगाया गया इस पे इल्जाम कि भाई जिस तरीके से करना था, जिस प्रिस्क्राइब्ड मैनर में करना था, क्योंकि हिंदी न्यूज़पेपर में आपको छापना था, उस तरीके से आपने इसको पब्लिश नहीं करवाया। ऑब्वियस सी बात है, रेसिडेंट्स के थ्रू आया होगा। द कोर्ट रिजेक्टेड, यहाँ पे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये कंटेंशन। किस बेसिस पे? उन्होंने इस बेसिस पे इसमें कर दिया था कि भाई जो उर्दू न्यूज़पेपर था जिसमें वो पब्लिश किया गया था, वो न्यूज़पेपर कैसा था? रेगुलरली आता था। ठीक है, और जो आपका जो हिंदी न्यूज़पेपर की जहाँ पे बात हो रही थी पब्लिश करवाने की, वो वहाँ की जो पर्टिकुलर एरिया था उसमें रेगुलर पेपर नहीं आता था, वो अनकॉमन पेपर था। वो हिंदी में जो पेपर आता था वो अनकॉमन पेपर थे, तो हो सकता है वहाँ पे जो पॉपुलेशन हो वो यही वाली हो। ठीक है, जो उर्दू पढ़ लेती होगी। तो वहां पे जो उर्दू न्यूज़पेपर था वो क्या आता था? रेगुलर बेसिस पे आता था, पॉपुलर बेसिस पे। पॉपुलर था बहुत ही ज्यादा उर्दू पेपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस उर्दू पेपर में छपवा दिया। और जो हिंदी न्यूज़पेपर था वो अनपॉपुलर था, इरेगुलर बेसिस पे आता था। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा सो लॉन्ग द पब्लिकेशन इज मेड इन सब्सटेंशियल कॉम्प्लायंस विद द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट that would serve the purpose as the manner of publication is directory. In this case, the resolution was passed in a newspaper which had better circulation. जो न्यूज़पेपर था उसका जो सर्कुलेशन था जिसमें ये छापा गया उर्दू न्यूज़पेपर में, उसका जो सर्कुलेशन है वो कई गुना बेटर था एज कम्पेयर टू हिंदी न्यूज़पेपर। ठीक है, एट द सेम टाइम द हिंदी पेपर विच वॉज कमिंग वॉज क्वाइट इरेगुलर था। द कोर्ट देयरफॉर कंक्लूड, कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया कि there was a substantial compliance with the mode of publication stipulated in the statute and the resolution was validly passed। इसके बेसिस पे कि माना उस पर्टिकुलर चीजों को फॉलो नहीं किया गया पर उससे बेटर एक तरीके से आपने फॉलो किया। ठीक है, अगर आप उस हिंदी न्यूज़पेपर में छपवा देते तो कई जो आप अभी 90% लोगों तक पहुंचा होगा तो वो 40% तक पहुंचता। ठीक है, इस बेसिस पर उन्होंने इसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया। ठीक है, समझ आया ये? ओवरऑल ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अब यहाँ पे जुडिशरी के व्यू पॉइंट पे भी डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके से आपने पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया है कि नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं किया है, या फिर आपने किया है तो डिफरेंट मैनर में किया है बट उसकी एक पॉजिटिव साइड है। ठीक है, और ज्यादा उसका बेनिफिट है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या देखा कि जुडिशरी ने उसको इनवैलिड नहीं डिक्लेयर किया। समझ आ रहा है सबको? ये सारे केस लॉ फिर से एक बार पढ़ लेना, अपनी बुक में देख लेना आप लोग। ठीक, अब एक केस और देख लेते हैं, हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1961। ये
जयपुर की स्टोरी है, ठीक है? वहाँ पर जो क्राउन के समय की बात हो रही है यहाँ पे, उन्होंने एक जयपुर ओपियम एक्ट पास किया था, ठीक है? और एक्ट में ये मेंशन था कि आपको जो ये एक्ट है, उसको आपको सर्कुलेट करना है, मतलब पब्लिक से नोन करवाना है आपको, ठीक है? ये 1922 की बात हो रही है। तो इसमें क्या हुआ, जो एक्ट था वो कभी भी पब्लिश नहीं किया गया राजस्थान में, ठीक है? और द एक्ट वाज नेवर पब्लिश्ड नॉर इट वाज मेंशन्ड इन ऑफिशियल सर्कल्स एक्सेप्ट इन 1938 व्हेन इट वाज एलिक्ट टू हैव बीन अमेंडेड। मतलब इसको कहीं भी इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ, कोई भी पर्सन इसके बारे में नोन नहीं था, ठीक है? बट क्या हुआ, इसमें एक हल्ला थे हैं, वेदर ही और सी, वो आप लोग जरा सर्च कर लेना, वाज कन्विक्टेड। इस एक्ट के अंदर वो कन्विक्ट हुए, ठीक है? और उनको फाइन 60 रुपए का फाइन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ऑर्डर था ये सेट असाइड कर दिया, ये कन्वेंशन जो था ये सेट असाइड कर दिया ऑन द ग्राउंड्स दैट जो स्टेट्यूट्स है वो डिवोड ऑफ एनी फोर्स है, उसका कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको इन्फोर्स करने के लिए ये जो पर्टिकुलर चीजें जरूरी हैं, विच इज आपको नोन करवाना है, पब्लिसिटी उसकी होनी चाहिए, पब्लिकेशन होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं आपको गैजेट्स हो गया या लोकल न्यूज़पेपर हो गया, आपको पब्लिश करवाएं, ताकि जो जनता है, जो सिटीजन्स है, उसको पता चले कि इस तरीके का भाई कोई एक्ट है और आपको सजा हो सकती है, ठीक है? जब आपने ये सब कुछ किया ही नहीं और कहीं ना कहीं एक्ट एक कह सकते हो आप ऐसी सिचुएशन में था कि उसको ऊपर एक कोई नजर ही नहीं थी, अननोन था, अननोन था लोगों से, ठीक है? इस केस में जब उनको कन्विक्ट किया गया इस पर्टिकुलर ओपीएम एक्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसको क्या सेट असाइड कर दिया, इस बेसिस पे कि भाई इस जो प्रिंसिपल है, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस दैट लॉ शुड बी मेड नोन टू द पब्लिक। तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि भाई जो लॉ है वो पब्लिक के जान में होना चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। इट शुड बी प्रॉपरली मेड एंड पब्लिश, उसको पब्लिश करवाना चाहिए, पब्लिसिटी होनी चाहिए, उसकी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है नेचुरल जस्टिस के, ठीक है? बट ऐसा कुछ यहाँ पे हुआ नहीं था, इसलिए इस पर्टिकुलर डिसीजन को, कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया था हल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में। इसमें आपको जो चीज ध्यान में रखनी है, ओपीएम एक्ट जो जयपुर का था उसके बारे में यहाँ पे अंडर दैट एक्ट इसको कन्विक्ट किया गया था, ठीक है? इतना समझ आ रहा है? हेलो? ठीक। कंचन समझ आया? शिव? ठीक है, इतने केस लॉज आज हमने देख लिए हैं, ठीक। हाँ, इतने केस लॉज देख लिए हैं, कल हम ये 3-4 केस लॉज और देखेंगे। उसके साथ साथ जो डेलिकेटेड लेजिस्लेशन पे केस लॉज बैठे हैं वो हम लास्ट में देखेंगे, इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री कंट्रोल और जुडिशियल कंट्रोल पढ़ेंगे। एक एक पीरियड से ज्यादा लग जाएगा अभी हम लोग को इसको कवर अप करने में, ठीक। इतने केस लॉस मैंने बताए हैं, आपको और मिले और अच्छे केस लॉस मिले तो उसको आप कोट कर लीजिएगा। सारे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी आप साइटेशन लिख सकते हो केसेस की, ठीक है? फैक्ट आप 2-3 के मेंशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपका प्रोसीजर कंट्रोल के अंदर सारे केस लॉ आपको 2 ही पॉइंट्स पे मिलेंगे, दैट इज कंसल्टेशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन, ठीक है? तो प्रोसीजर कंट्रोल में 2 चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये दोनों चीजें हैं, कंसल्टेशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिकेशन, ठीक। आज की क्लास एंड करें? हाँ, हम पीटी आपको ग्रुप पर भेज देंगे, ठीक है? और अटेंडेंस ले लेने दीजिए, अभी जाइएगा नहीं। प्रमोद जी समझ आ रहा है आपको इस पे? जी, ओके। ऋतिका, राजी तोषा आजकल बोल ही नहीं रही है, तबीयत ठीक है?
क्या हुआ? फिर से हो गया? ध्यान रखो भाई। चलिए ईशानी, समझ आया आपको आज का टॉपिक? दीपिका? हाँ। Yes, that's the reason things are not known to everyone ना, that's why I am making it revise more and more। ठीक है। हम्म। ओके ओके। आप सभी लोग एक बार बुक से गो थ्रू हो जाइएगा, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता केस लॉ। ठीक है। जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉस और होंगे अलग अलग बुक्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिए गए हैं। ठीक है। ऑल ऑफ यू गो थ्रू योर बुक्स एंड रीच एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग क्या करोगे, पूछ लीजिएगा। ठीक है। ओके चलिए, ओके, यू मे लीव। बाय। राजू रिकॉर्डिंग मेरी देख लो। कुछ करिए।